very good morning to all of you students. Today is our first lecture of SST and we are taking economics as our first subject. So मैंने आप लोगों को पहले ही इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं. अब मैं आप लोगों को फर्स्ट थिंग ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी एंड आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिख के दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी. राइट. तो सबसे पहली चीज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ पालमपुर. पालमपुर एक सिटी का नाम आपको बताया गया है. वो सिटी का नाम आपको इसलिए दिया गया है सो दैट कि आप एक सिटी को इमेजिन करके उसके बाद उन चीजों से अपने को रिलेट कर सके जो चीजें वहां पर हो रही हैं. राइट. तो सबसे पहली जो टर्म हम इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहला टर्म वो है इसमें प्रोडक्शन. राइट. अब द थिंग इज कि व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग. कुछ भी चीज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर है वो 1 kg सीड लेता है, उसे अपने जो भी उसका फार्म है उसमें उसे बोता है और जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद में उसे अगर 100 kg सेम जो भी उसने क्रॉप का लिया था, सीड लिया था, उसका मिलता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसने उस क्रॉप को प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है उस क्रॉप का. राइट. सेम वे में ये तो हो गया कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ ये. अब कुछ प्रोडक्शन नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, लाइक कि जिसमें हम डायरेक्टली एग्रीकल्चरल कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं बल्कि हम कुछ ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से मिलने वाली किसी गुड से बन रही हैं. राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, आप बिस्किट्स खाते हैं, वो किससे बनती हैं? जो ये हम वीट लेते हैं, वीट के मोस्टली हमारे पास जो बिस्किट्स होते हैं वीट के होते हैं. तो इन सारी चीजों को एक फैक्ट्री में ले जाया जाता है, वहां पर जाके इनसे बिस्किट प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो इस तरह से क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया ये. और प्रोडक्शन केवल ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं गुड्स का होता है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसे हम खा रहे हैं. प्रोडक्शन उन चीजों का भी होता है जिनको हम किसी और तरह से यूज में ला रहे हैं. लाइक प्रोड्यूस तो कारें भी होती हैं, प्रोड्यूस व्हीकल्स भी होते हैं, सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो भी चीज बन रही है वो क्या है, प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है. राइट. अब बात आती है कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड है प्रोडक्शन करने के लिए, वो प्रोडक्शन करने की बेसिक नीड क्या होती है? तो इसमें जो फर्स्ट नीड आती है वो कहलाती है लैंड. ओके. लैंड हो गया. लैंड मतलब कि जमीन. अब देखिए, प्रोडक्शन आप कभी किसी भी टाइप से प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप चाहे एग्रीकल्चर कर रहे हैं चाहे आप नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको लैंड तो चाहिए होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर है और मैं कहती हूँ कि इसको मुझे वीट प्रोड्यूस करके देना है, इसने गेहूं का प्रोडक्शन करना है. ठीक. तो अगर उसे वीट प्रोड्यूस करना है तो उसको लैंड चाहिए, उसी में तो वो बीज डालेगा, वही बीज जो है अल्टीमेटली उसकी प्रॉपर एक क्रॉप तैयार होगी और वो क्रॉप को वो हार्वेस्ट करेगा. राइट. तो इस तरह से क्या हो गया, जो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की वो होती है लैंड. ठीक है. सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेबर. लेबर मतलब कि श्रम. ठीक है. अब लेबर या श्रम हमें क्यों चाहिए? जब भी मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास लैंड है, बट जब तक मैं उस पर लेबर नहीं करूंगी, मैं काम नहीं करूंगी, मैं अपनी एनर्जी उस पर कंज्यूम नहीं करूंगी, तब तक हम उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं ले सकते. ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं फार्म को ऐसे ही छोड़ दूं और उसमें खुद ब खुद कुछ क्रॉप ग्रो कर जाए. इम्पॉसिबल. सेकंड वन थिंग, अगर मैं फार्म से हटती हूँ, मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ओर को भी आती हूँ, तो इंडस्ट्रीज भी जहां पर होती है वहां पर थाउजेंड्स ऑफ नंबर में पीपल काम कर रहे होते हैं. जब वो काम करते हैं तब जाके हमें कोई प्रोडक्शन मिलता है. तो इस तरह से जो सेकंड एसेंशियल चीज होती है वो हो गई आपकी लेबर. ठीक है. जो थर्ड इसेंशियल हमारा टर्म आता है इसके लिए, उसे हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल का मीनिंग क्या है? फिजिकल कैपिटल इज कि जो भी कोई लाइव चीज जिसको हम कैपिटल मान रहे हैं. राइट. मतलब वो कोई ऐसी चीज होगी जिसमें कि जिसका कोई ना कोई यूज हो रहा है लेकिन वो मनी नहीं है, पैसा नहीं है वो, लेकिन उसका कोई यूज है जिसके बगैर भी हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं आगे को. ठीक है. पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल. ठीक है. फिजिकल कैपिटल को हमने आगे को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में.
फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल। नाउ ये दोनों क्या है, मैंने बोल दिया कि फिजिकल कैपिटल के पार्ट है। ओके, फिजिकल कैपिटल के अगर ये पार्ट है तो इनका क्या हम कैसे कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल वो टाइप है कैपिटल की जो कि एक बार आपने उसको खरीदना है, आपने एक बार उसमें इन्वेस्ट करना है, उसके बाद वो आपके पास एक बहुत लंबी ड्यूरेशन तक वैसे ही रहेगी, बस आपको उसे मेंटेन रखना पड़ेगा लेकिन वो वैसे ही रहेगी, तो वो कहलाएगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप हर चीज को आप एग्जाम्पल से समझें। जैसे मैं कहूं कि अगर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में एक फार्मर है, फार्मर के लिए फिक्स्ड कैपिटल क्या हो सकती है, तो फार्मर के लिए फिक्स्ड कैपिटल हुई जितनी भी मशीनरीज वो खरीदता है। मान लीजिए उस फार्मर ने एक ट्रैक्टर खरीदा, ऐसा तो नहीं है कि ट्रैक्टर जो है एक किसी स्पेसिफिक क्रॉप के टाइम पे ही काम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ट्रैक्टर ने हमेशा काम आना है, तो ट्रैक्टर क्या हो गया, वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। इसी तरह से बाकी जितनी भी छोटी मशीनरीज होती हैं, या हम कहते हैं छोटे मोटे जितने भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके, ये फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि उन्होंने एक बार खरीदा है और वो एक लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। फिर चाहे वो छोटे से कोई दराती या इस टाइप के इक्विपमेंट हो, या इससे बड़े ले लो, और अब इवन अगर ट्रैक्टर से भी बड़ा कह दूं, मैं बोल दूं कि किसी फार्मर ने अपने ही फार्म में ट्यूबवेल लगवा लिया है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे उसके फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि एक बार उसने अपनी मनी इन्वेस्ट करी है और उसे एक लॉन्ग टर्म तक उसके बदले में उसे उसका यूज मिलते रहेगा, उसे बेनिफिट मिलते रहेगा, राइट। सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। अब आता है कि फिर वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल इज कि उसने ये ऐसी कैपिटल है जिसे आपने जिस पे आपने इन्वेस्ट किया, आपने मनी लगाई, उसे खरीदा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रहेगी, उसके बाद आपको अगेन उस चीज को परचेज करना पड़ेगा। अगेन एग्जांपल एग्रीकल्चर से ही हम अगर हम लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो वर्किंग कैपिटल है उसका एग्जांपल हो गया जो भी हम सीड खरीदते हैं, जो भी हम पेस्टिसाइड खरीदते हैं, जो भी हम इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं, जो भी हम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो खरीदते हैं, क्या होते हैं पता है ना, सीड तो सबको पता है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ये होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल जो फार्म्स हैं उनमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी इंसेक्ट या पेस्ट लग जाते हैं उनको मारने के लिए जो यूज होते हैं, केमिकल्स होते हैं कुछ, ये उनको कहते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। फिर मैंने बोला फर्टिलाइजर होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले कुछ केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हम ऐसे कुछ चीजें लेते हैं जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाएं, वो हो गए फर्टिलाइजर। मोस्टली जो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और जहां पर हम विलेज पालनपुर की बात कर रहे हैं, सारी बात केमिकल फर्टिलाइजर की हो रही है, यहाँ पर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर कुछ नहीं है। और क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर है, इट मीन्स कि उसमें एक बड़ा अमाउंट वो एक फार्मर को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, समझ में आ गया। अगर मैं इन्हीं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को एक इंडस्ट्री के उसमें बताऊं, कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, इंडस्ट्री के लिए फिक्स कैपिटल होती है जो भी वो मशीनरीज अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करते समय लगाते हैं, जो भी वो बिल्डिंग बनाते हैं, या जो भी ऐसे ही कुछ जो फर्नीचर्स वगैरह वो जो भी खरीदेंगे अपने ऑफिस के लिए, ये सारी चीजें आ जाएगी फिक्स कैपिटल में। और वर्किंग कैपिटल हो जाएगी जो भी रॉ मटेरियल वो ला रहे हैं जिससे कि वो नया प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगेन एग्जाम्पल आते हैं बिस्किट फैक्ट्री में, तो बिस्किट फैक्ट्री के लिए जो व्हीट खरीदा था वो क्या था, वो था आपका वर्किंग कैपिटल। उस व्हीट से एक बार उन्होंने उसका व्हीट फ्लोर से बिस्किट बना दिया, व्हीट खत्म, उसके बाद तो व्हीट कुछ नहीं है। बट उसी फैक्ट्री को बनाने में लगी हुई मशीनरीज हमेशा से पता नहीं कितने सालों से काम कर रही हैं, और ढंग से मेंटेन किया जाए तो वो आगे को भी काफी ईयर्स तक वैसे ही काम करती है। तो जो मशीनरीज हो गई वो आ गई फिक्स कैपिटल में, और जो भी व्हीट खरीदा या जितने फ्लेवर्स उसमें डाले जाते हैं वो फ्लेवर्स खरीदे, उससे रिलेटेड जितने भी आइटम खरीदे जाते हैं वो सारे आ जाएंगे आपके वर्किंग कैपिटल में। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की वो है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ना अब बात आती है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ऑल्दो आपके सेकंड चैप्टर में इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, तब भी एक छोटा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा देती हूँ। ह्यूमन कैपिटल इज कोई भी ऐसा ह्यूमन जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करने के कैपेबल है, जो कि एक प्रोडक्शन को गाइड करने के कैपेबल है, वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल के दिन में आप हमारे कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल बन सकें। क्योंकि आप पढ़ेंगे
तो आप एक अच्छे माइंड के साथ में एक अच्छी, हो सकता है कोई इंजीनियर बन जाए आप में से, कोई डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हमारे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है उसमें वो हेल्प कर सके। तो इस तरह से क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बना दिया जाता है जब हम उसे एडुकेट करते हैं, हम उसे एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो उससे वो क्या बन जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल बन जा रहा है, राइट। ये 4 टर्म हो गए जो कि प्रोडक्शन के लिए मेन फैक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद आता है, हम सबसे पहले वाले टर्म को ही ले रहे हैं, लैंड को। अब हम लैंड की स्पेशलिटी पढ़ेंगे, लैंड से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हमारे इस चैप्टर में पूछे गए हैं उन सारे टर्म्स को देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, लैंड की स्पेशलिटी क्या है। लैंड की स्पेशलिटी सबसे बड़ी ये है कि वो फिक्स्ड है, वो अपनी जगह में बैठी हुई है, लोग आ जा रहे हैं लेकिन वो वहीं पर, राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि पालमपुर विलेज के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया था कि पालमपुर विलेज की जो लैंड है, उस लैंड में क्या हो रहा है, वो प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां के मैक्सिमम लोग जो है वो गरीब हैं, ठीक है। अब वो पुअर क्यों हैं, वो गरीब क्यों हैं, और लैंड जो है वो फिक्स्ड क्यों है, उसकी साइज इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, इन सारी चीजों में बात करेंगे। सबसे पहली बात इसमें आती है, लैंड फिक्स्ड है, लेकिन इस लैंड का जो डिवीजन है, अलग अलग हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस के बीच में जो इसका डिवीजन है वो बहुत ही अनइक्वल है। लाइक हम कहते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो 3 टाइप के फार्मर्स हम बोलते हैं इसमें, ठीक है। फार्मर्स के 3 टाइप कहे हमने। पहला हो गया आपका लार्ज स्केल फार्मर, सेकंड आ गया आपका मीडियम, एंड थर्ड वन इज स्मॉल स्केल फार्मर। लार्ज स्केल फार्मर्स, मीडियम स्केल फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल फार्मर्स। अब आता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हमने फार्मर्स को 3 कैटेगरी में कैसे बांटा। तो लार्ज और मीडियम स्केल के फार्मर्स और स्मॉल स्केल के फार्मर में डिफरेंस ये है कि अगर किसी भी इंसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल फार्मर। कितनी जमीन, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो हम उसे कह दे रहे हैं स्मॉल स्केल फार्मर। इसकी जगह पे अगर किसी भी फार्मर के पास में 2 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन है तो हम उसे कहेंगे मीडियम स्केल फार्मर, और अगर 4-5 हेक्टेयर से भी ऊपर की जमीन है, उसके पास टोटल लैंड है, तो हम उसे कहते हैं लार्ज स्केल फार्मर। डिफरेंस समझ में आ गया। स्मॉल स्केल फार्मर हो गए जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, लैंड है, जिसमें कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है, और मीडियम स्केल के पास में 2 हेक्टेयर से ऊपर होगा। जो लार्ज स्केल फार्मर्स है उनके पास तो 4-5 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन होती है, अपर लिमिट कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा जमीन भी होती है लोगों के पास, राइट। तो अब इस बेस पे इन फार्मर्स के सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्या उनके सामने ऐसी चैलेंजेस रहते होंगे जिन चैलेंजेस के कारण हमारे देश में एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो उन जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस में सबसे पहला बात ये है कि जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी ये लोग हैं, इनमें क्या है, इनमें डिफरेंस ये है, स्मॉल स्केल फार्मर्स क्या करते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर्स वो हैं जो कि अपनी जो भी इनकी लैंड है इस पे ये जो भी क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं वो केवल इतनी होती है कि ये उसे खुद खा सके, अपनी पूरी फैमिली, इनकी जितनी भी बड़ी फैमिलीज होंगी उस पूरी फैमिली का ये पेट भर सके, उसके लिए पूरा जो 2 टाइम का खाना होता है उतना ही अरेंज कर सके, ये केवल उतना ही क्रॉप हार्वेस्ट कर पाते हैं। इनके पास इतनी ही लैंड है, लैंड ही 2 हेक्टेयर है, इसमें कितना हो पाएगा, राइट। मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स के पास में क्या होता है कि जब भी ये अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इनके पास कुछ ना कुछ सरप्लस जरूर बचता है। सरप्लस का मीनिंग होता है कि मानिए फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे 1 साल पूरे 1 ईयर के लिए, अगर मैं बात कर रही हूँ वीट की, वीट साल में 1 बार प्रोड्यूस होता है, कौन सी क्रॉप में होता है, वो रबी क्रॉप के अंडर में आता है वीट, ठीक है, गेहूं जो है रबी क्रॉप में आता है। तो वीट का प्रोडक्शन साल में 1 बार होता है। और फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 1 साल में 1 क्विंटल यानी कि 100 kg वीट चाहिए होता है अपने पूरे साल भर के खाने के लिए, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे पास भी एक खेत है, एक लैंड है, कोई पीस ऑफ लैंड है मेरे पास जिसमें कि मैं प्रोडक्शन करती हूँ विच इज नियर अबाउट 100 kg। अगर 100 kg ही मेरी लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है
और 100 kg तो मेरे पूरे ईयर के खाने के लिए मुझे चाहिए। तो इट मीन्स कि मेरे पास कोई सरप्लस नहीं बच रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। बट अगर मान लीजिए कि उसी लैंड ऑफ पीस से मुझे 100 kg की जगह 200 kg वीट जो है मिल जाता है, तो अब क्या होगा, मैं जो मेरे पास 100 kg वीट एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उस 100 kg वीट को मैं मार्केट पे बेच सकूंगी। ये मेरा एग्रीकल्चरल सरप्लस है, बचा हुआ है। ये एग्रीकल्चर का ऐसा प्रोडक्शन है जो मुझे मेरे यूज के लिए नहीं चाहिए, तो मैं इस एग्रीकल्चरल सरप्लस को क्या करूंगी, मैं इसे मार्केट में जाके बेचूंगी और उससे मुझे कुछ मनी मिलेगी, ठीक है। और वो उस मनी को मैं यूज अपने बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए कर सकती हूँ। लाइक अगर मुझे अपनी एजुकेशन लेनी है, मैं एजुकेशन के लिए यूज करूंगी, या मुझे अपने लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज चाहिए वो उनके लिए उसे यूज कर सकती हूँ। यही पर डिफरेंस आता है स्मॉल और लार्ज मीडियम स्केल के फार्मर्स के बीच में, क्योंकि स्मॉल स्केल फार्मर्स के पास में कोई एग्रीकल्चरल सरप्लस मोस्ट प्रोबेबली नहीं बचा हुआ होता है। तो और अगर इनके पास बचा भी होगा तो बहुत ही कम बचा होगा, जिससे कि अगर वो कुछ पैसा, उनको कुछ मनी मिल भी जाती है उस एग्रीकल्चरल सरप्लस को मार्केट में सेल करके, तो उसका यूज वो अपनी बाकी एसेंशियल नीड के लिए ही कर पाते हैं, राइट। बट अगर मैं लार्ज और मीडियम स्केल के फार्मर्स की बात करती हूँ, इनके पास हमेशा, क्योंकि इनके फार्म्स बड़े हैं तो यानी उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इस मीन्स क्या होगा कि उनका जो भी एग्रीकल्चरल सरप्लस रहता है उसे वो बहुत बड़े अमाउंट में वो सरप्लस होता है और उस अमाउंट को वो मार्केट में बेचते हैं। उसके बदले में उनको क्या मिलता है, मनी मिलती है, जो कि उनके पास सेफ रहती है। अब इसका डिफरेंस कहाँ पर पड़ जाता है, डिफरेंस यहाँ पर पड़ता है, मान लीजिए कि एक साल में कोई क्रॉप खराब हो गई तीनों की, फिर चाहे वो लार्ज स्केल हो, मीडियम स्केल हो या स्मॉल स्केल हो। मान लो कि वहां पर ड्रॉट आ गया, ड्रॉट पड़ने से क्या हो गया, जो जितनी भी क्रॉप थी वो पूरी की पूरी सब क्रॉप जो है वो प्रोडक्शन ढंग का नहीं हो पाया, खराब हो गई। अब इस केस में क्या होगा, जो भी हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं, इनकी एक हैबिट होती है, हैबिट क्या कह इनकी मजबूरी है हम कह सकते हैं, कि इनको जब भी प्रोडक्शन करना होता है उससे पहले इन्हें जो सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, इन सब के लिए ये मनी लैंडर्स से पैसे लेते हैं, ठीक है। मनी लेंडर से लोन लेते हैं। अब लोन बैंक भी देता है, लोन मनी लेंडर्स भी देते हैं। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि बैंक में से जब आप लोन लेते हैं उसके लिए जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है वो बहुत कम होता है, मान लीजिए 10% या 12% के अप्रोक्स रहेगा। जबकि यही बात जब आप एक मनी लेंडर से आप एक लोन लेते हैं तो उसमें बहुत हाई होते हैं रेट इंटरेस्ट के, कभी कभी 40-50% से भी ऊपर हो सकते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जितने भी स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं ये मनी लेंडर्स के आगे मजबूर होते हैं, ना ये बैंक में जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास लैंड ही इतनी कम है कि उसके बेस पे बैंक भी इनको एकदम पे लोन देने के लिए वो रेडी नहीं रहते। प्लस मोरओवर ये मनी लेंडर से इनके यहाँ मतलब ये कह सकते हैं कि फैमिली से ये एक परंपरा चली आ रही होती है कि वो मनी लेंडर से लोन लेंगे, उससे वो अपनी क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद बचा पैसा सारा उसको दे देंगे और इनका वही साइकिल चल रहा होता है, ठीक। तो इस तरह से अगर एक ड्रॉट आता है तो सबसे बुरा असर पड़ता है, एक बार की अगर क्रॉप खराब होती है तो सबसे भयानक असर जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स पे, राइट। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके ऊपर लोन है और उस लोन को क्योंकि वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, उन पे इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली कई बार ऐसी कंडीशंस तक आ जाती है कि इनकी पूरी लैंड जो इनके पास थी छोटी मोटी वो सारी की सारी लैंड जो है वो मनी लेंडर्स के हाथ में चले जाती क्योंकि उसका लोन नहीं चुका पा रहे हैं, राइट। अब इंडिया में क्योंकि लैंड से रिलेटेड ऐसी कंडीशन थी, इसीलिए 1960s में, अर्ली 1960 मतलब 1961-62 के आसपास में आप लगाइए, अर्ली 1960 कह रहे हैं, मतलब 61 से लेकर 65 तक के बीच की कोई भी वो ईयर रहा हो सकता है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए सो दैट कि जो ये हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, पहली बात हम इनकी कंडीशन सुधार सके, प्लस मोर ओवर हमारे देश का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत खराब कंडीशन में था उस कंडीशन को हम अच्छा कर सके। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय वो अपना इनोवेशन एक चलाया था, स्कीम चलाई थी, उसको हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किसने किया था, उसको स्टार्ट करने वाले थे MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है।
डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे जिन्होंने अर्ली 1960 में ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की मेन पॉइंट क्या थे? इसका सबसे मेन पॉइंट था कि इन्होंने जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सीड्स चले आ रहे थे उसकी यूज की जगह में यूज करना शुरू किया था HYV सीड्स को। यहाँ पर लिख देती हूँ HYV सीड्स। अब आप पूछेंगे HYV की फुल फॉर्म क्या है? तो HYV की फुल फॉर्म पता है क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, यानी कि ये ऐसी वैरायटी की क्रॉप्स थी जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती थी। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं उस 1 kg सीड से मान लीजिए कि अगर हमको 100 kg का प्रोडक्शन मिल रहा था, तो ये HYV बीजों से जो HYV सीड्स आए थे इनका क्या रोल रहा? इनके कारण उसी 1 kg सीड से आपको जो प्रोडक्शन मिला वो 100 kg की जगह 300-400 kg तक भी मिला, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बने हुए कुछ, अब आपको आगे के उसमें समझ में आएगा, बट फॉर अभी के लिए मैं समझा देती हूँ कि कुछ टेक्निक्स का यूज करके इन्हें क्या कर दिया गया था, इन सीड्स को मॉडिफाई कर दिया था सो दैट कि ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा दे सके, ठीक है। तो ये HYV सीड्स का हमने यूज किया सो दैट कि क्या हो, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन चला उसमें सबसे पहली चीज क्या हुई? HYV सीड्स का यूज हुआ है, ठीक है। सेकेंड वन चीज इसमें क्या करा गया, क्योंकि HYV सीड्स की स्पेशलिटी ये थी कि हाँ ये प्रोडक्शन तो अच्छा देते थे, बट इसके साथ में इनकी इफ एंड बट वाली कुछ शर्तें होती थी। वो टर्म्स क्या थे? फर्स्ट थिंग थी कि इनको वाटर की सप्लाई, इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए था, ठीक है। इरिगेशन बहुत, मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर बार बार उस क्रॉप को मिलना चाहिए था, तभी वो क्रॉप ग्रो कर सकती थी। तो पहली चीज इसके कारण क्या हुआ? इरिगेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाया गया, मतलब कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो ज्यादा खोदे गए, ज्यादा बनाए गए, सो दैट कि हर जगह जहां पर भी HYV सीड्स को लेके प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर पानी का प्रॉपर सप्लाई रहे, बराबर उनको इरिगेट किया जा सके उस क्रॉप को, सो दैट कि वो अच्छे ढंग से ग्रो करे। सेकेंड चीज इसका रहा कि इन्होंने क्या करा? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, ठीक है। थर्ड हुआ इन्होंने क्या किया? केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया। 3 चीज यूज करी है इन्होंने। पहला तो इन्होंने इरिगेशन किया है, पानी बहुत ज्यादा दिया है क्रॉप को। सेकंड थिंग इज इन्होंने क्या करा? इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया। फर्टिलाइजर मैंने पहले भी बताया है, जो कि अर्थ की, जो भी हमारी लैंड है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज हुआ। थर्ड थिंग इज कि जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनका यूज किया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी पेस्ट उस जो हमारी क्रॉप है उस पर अटैक ना कर सके। ये 3 चीजें करके हमने HYV सीड्स को इम्प्लीमेंट उसका किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि वाकई में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, कि जो जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसके कुछ एरियाज में स्पेसिफिकली इसमें क्या हुआ? प्रोडक्शन का लेवल एकदम पे बहुत हाई गया, ठीक है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे इंडिया में एक समान नहीं लग पाया, मतलब ठीक है इन 3 जगह तो मैंने बोल दिया, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, बट बाकी जगह इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं दिख पाया। रीजन पहली बात ये थी कि वहां पर वाटर की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं थी। सेकेंड थिंग इज कि जो फार्मर्स थे उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं या फिर केमिकल पेस्टिसाइड है वो उनको इतना ज्यादा खरीद सके, ठीक है। तो इसके कारण केवल इन 3 जगह पे ही इसका प्रोडक्शन अच्छा दिखा। अब क्या HYV सीड केवल हमारे लिए पॉजिटिव कोई बात बन के आए थे या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी था? तो यस, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? सबसे पहली चीज, क्योंकि इरिगेशन बहुत ज्यादा करना था, हमें बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता था क्रॉप को, तो और उसके लिए हमने ट्यूबवेल्स खोदे थे। ट्यूबवेल क्या करते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको बाहर लाते हैं, राइट। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के भी नीचे पानी होता है उसको लेके आ रहे होते हैं ऊपर। सो इतना ज्यादा इरिगेशन किया गया क्रॉप का कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो बहुत नीचे चला गया। मतलब हमारे पास ये सोचिए कि रिजर्व है वो वाटर का, वाटर रिजर्व होता है ये, तो उस वाटर रिजर्व से बहुत ज्यादा पानी जो था उन क्रॉप के में लगने के लिए चला गया, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो था बहुत कम हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज
जो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड डाले गए उनके साथ एक साइड इफेक्ट होता है कि ये केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड जो भी होते हैं कंप्लीटली पूरे के पूरे ये अच्छे ही नहीं होते। इनमें अच्छे जो भी कोई एक एलिमेंट होता है जो कि उस क्रॉप के लिए फायदे का होता है, बाकी एलिमेंट कुछ ना कुछ पॉइजनस क्वालिटी लिए हुए होते हैं, यानी कुछ ना कुछ जहरीले होते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड डाले थे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि वो उसके कारण जो हमारी सॉइल थी वो बहुत ही पॉइजनस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो HYV सीड्स थे उनके नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका, जो हम लैंड हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट आता है लेबर। अब हमने बात करी कि लेबर जो है वो क्या है, जब हम फिजिकली हम कुछ वर्क कर रहे हैं दैट इज लेबर। अब क्या हर कोई इंसान लेबर कर रहा होता है? हर कोई तो खेतों में जाके आपको कुछ फावड़ा चलाते हुए या कुछ ऐसे सीड को ग्रो कराते हुए नहीं दिखेगा। कुछ लोग होते हैं जो उस काम को कर रहे होते हैं। अब इनके साथ में एक ड्रॉबैक आ जाता है। वो ड्रॉबैक ये होता है कि देखिए नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी को ये सर्विस दे रहा है, मान लीजिए मेरे खेतों में मुझे बीज बोने के लिए एक लेबर की जरूरत है, राइट, तो मुझे कोई भी पर्सन जो आके कहेगा कि मैं ये काम कर दूंगा, मुझे उसके बदले में उसे कुछ पे करना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट की ओर से एक फिक्स्ड लेवल बनाया गया है, मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि मिनिमम आपको कोई भी पर्सन अगर आपके यहाँ आके कोई लेबर कर रहा है तो उसको आपको मिनिमम 160 रुपीज पर डे देने पड़ेंगे, 160 रुपये पर डे उसे आपको देने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब इसे इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, बट जब ये बात एक प्राइवेट उस पे आती है, लेवल पे आती है, लाइक कि कोई भी पर्सन अपने खेतों में खुद से करवा रहा है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वहां पर जो ये कॉस्ट ऑफ लेबर होती है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जैसा कि पालमपुर के केस में था, वहां क्या था, वहां के जितने भी आपके मार्जिनल और स्मॉल स्केल फार्मर्स थे उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास फार्म्स बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उनको कहीं ना कहीं से अदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। लेकिन उस गांव में इतने ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको की काम की जरूरत थी, जो चाहते थे कि हम कहीं पर जाके लेबर करें, हम श्रम करें, तो उनकी नंबर्स इतने ज्यादा थे कि उस गांव में उनको जो वेजेस मिलते थे, जो मैंने कहा गवर्नमेंट की ओर से 160 रुपीज पर डे डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, लेकिन इन लोग को कभी 40-50 रुपीज में भी काम करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? सिंपल सी बात है, काम एक है, उस काम को मांगने वाले मान लीजिए 10 पीपल हैं, 10 में से फर्स्ट ने स्टार्ट किया कि हाँ गवर्नमेंट ने बोला है 160 रुपीज देने चाहिए तो आप मुझे 160 देना, लेकिन बाकी जो 9 हैं हो सकता है उनकी फैमिली कंडीशन इतनी खराब हो कि उनको लगे कम से कम आज शाम का खाना हम अरेंज कर सके, मैनेज कर सके कहीं से, तो दूसरा वाला कह सकता है कि सर आप मुझे 160 मत देना, आप मुझे 130 दे देना, मैं 130 में भी कर दूंगा। हो सकता है थर्ड वाले की कंडीशन उससे भी खराब हो, फोर्थ की उससे भी खराब, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है 10th वाले की कंडीशन इतनी खराब हो कि उसे लगे कि उसे कुछ तो मिल जाए, तो वो मजबूरी में आके, ऐसा नहीं कि वो खुशी में कर रहा है, बट वो मजबूरी में आके वो क्या करेगा, वो एग्री कर जाएगा कि जो भी वहां का होल्डर है, जो लैंड होल्डर है, वो अगर उससे कह दे, या हम कह दे कि कोई बिजनेसमैन है जिसके यहाँ प्रोडक्शन वगैरह होता है, वो उससे कह दे कि सर ठीक है आप हमें जितना देंगे हम उतने में काम करने को तैयार हैं, और वो जो भी ओनर है वो उनको 50 या 60 रुपीज पर डे में काम पे लगा दे। तो इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण जो लेबर की फिक्स वैल्यू है उससे इनको कम में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, लोग ज्यादा है, काम कम है, तो इसी के कारण इनमें जो उसके बाद बार्गेनिंग चलती है, बार्गेनिंग के कारण अल्टीमेटली रेट जो है वो गवर्नमेंट की ओर से फिक्स रेट से नीचे आ जाते हैं, राइट। ये हो गया लेबर। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी, वो हो गया कि जो जितने भी ये फार्मर्स हैं, मीडियम, लार्ज और स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, इनकी कंडीशन में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस किस कारण आता है? वो डिफरेंस जो आता है उसका रीजन केवल एक है, वो है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या कर रहे होते हैं? मनी लेंडर्स इनको उधार में पैसे देते हैं, लोन देते हैं, और लोन के बदले में बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इसी के कारण जो एक स्मॉल स्केल फार्मर है उसके लिए हमेशा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वगैरह जो है वो एक बहुत टफ चीज बन जाती है, राइट। अब आते हैं हम कि क्या कुछ ऐसी चीजें
पॉसिबल हैं, जिसके कारण कि हम जो भी हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं हम उनकी कंडीशन सुधार सकें, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को और बढ़ा सकें। तो यस, वो चीज है। उनमें से पहली चीज जो मैंने आपको बता दी, HYV सीड्स को इम्प्लीमेंट करके, यानी कि HYV सीड्स का को यूज करके। क्या मीनिंग था HYV सीड्स का? हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, तो पहला तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक टर्म आता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मीनिंग क्या हुआ? अब चलो मैं आपको समझाती हूँ कि मल्टीपल क्रॉपिंग का मीनिंग क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मीनिंग बेटा ये होता है, देखिए एक लैंड है, मैंने कहा कि इस समय अभी हम सबने, आप लोगों को भी सबको पता होगा इस समय क्या हार्वेस्ट किया गया है, व्हीट हार्वेस्ट किया गया है। ठीक, तो सबने क्या करा, अपना पूरे के पूरे जो ये इनका लैंड का पीस था उसमें उन्होंने सीधे से क्या कर दिया, केवल सबने व्हीट ग्रो कर। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक टाइम पे उसी पीस ऑफ लैंड में एक से ज्यादा हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो अगर आप में से कोई भी जो किसी हिली एरिया के बैकग्राउंड से है तो उसको शायद इस बारे में ज्यादा पता होगा। वहां क्या किया जाता है कि जब भी एक क्रॉप, मान लीजिए कि वहां पर राइस उगाया जा रहा है, ये 4 उन्होंने पीस बना दिया अपने लैंड के, इसमें राइस ग्रो करा रखा है। ठीक है, यहाँ पर उनका राइस ग्रो कर रहा होता है, बीच में ये जो बाउंड्रीज हैं इनमें वो क्या करते हैं, मडुआ होता है, एक ग्रेन आता है, ये होल ग्रेन में ही आता है, उसका नाम होता है मडुआ, जानते हैं आप सब होंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, जो आपको ये बाउंड्रीज दिख रही है इन बाउंड्रीज में उसे ग्रो करा देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक साथ 2 क्रॉप चलेगी। चलिए अब इसके एग्जाम्पल से हट के हम अपने उस पर आ जाते हैं। यहाँ अगर आप देखें, जब भी ग्रो कराया जाता है चना, ठीक है, चने के साथ में क्या करते हैं, कई बार चने के साथ में सरसों जो होती है, मस्टर्ड, उसको साथ में ग्रो करा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही फार्म में एक साथ वो दोनों एडजस्ट हो जाती हैं, और क्योंकि दोनों का जो क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम है वो अलग अलग है, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। और 2 क्रॉप, जहां पर आपको एक ही क्रॉप मिल सकती थी वहां पर एक से ज्यादा 2 क्रॉप मिल जाती है। आपने यहीं पर आपने चना भी बो रखा है, यहीं पर आप क्या कर दे रहे हैं, अपना जितना भी मस्टर्ड है उसको भी बो दे रहे हैं, चना यानी ग्राम। ठीक है, तो ग्राम भी बो दिया और मस्टर्ड भी, 2 चीजें आपने एक साथ बो दी। तो ये हो गई मल्टीपल क्रॉपिंग, जहां पर आप एक ही पीस ऑफ लैंड में एक क्रॉप न उगा के एक से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये जो अभी मैंने जो आपको एक सिस्टम बताया कि मैंने आपको बोल दिया कि ग्राम एंड मस्टर्ड का कर रहे हैं, या मैंने वहां बोल दिया आपको कि राइस एंड मडुआ का कर रहे हैं, ये आपको एक एग्जांपल है। इससे ज्यादा भी कई टाइप के हो सकते हैं। लोग बीच में अपनी जो मेन क्रॉप्स होती हैं उनको लगाते हैं, किनारे किनारे जो साइड्स होती है उनमें कुछ वेजिटेबल्स लगा लेते हैं, वो भी मल्टीपल क्रॉपिंग मानी जाएगी। कोई भी ऐसी चीज करके जिससे ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है वो कहलाएगी मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो हमने कहा कि लैंड से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के क्या तरीके हैं, यही 2 तरीके हैं। पहला हो गया HYV सीड्स को यूज करा जाए, सेकेंड थिंग इज मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज किया जाए। राइट, तो ये चीज हो गई आपकी सारा इस चैप्टर से रिलेटेड। एक लास्ट टर्म आपका बचता है, वो ये है कि फार्म एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन सी थी। अब हम बात करेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन सी थी। देखिए अभी तक हमने कहा कि खेतों में हम कुछ भी बोल रहे हैं वो सारी की सारी हमारी आती हैं फार्म एक्टिविटीज में। राइट, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन सी होती है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में हम जब बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले आती है वो होती है डेयरी। आपने अपने आसपास में भी देखा होगा, दूध वाले जो, जहां बहुत ढेर सारे आपको कैटल्स दिखेंगे जिनसे कि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, वो डेयरी। ठीक है, सेकंड आपका हो गया कोई शॉपकीपर, कोई शॉप खोल ली जाए। ठीक है, थर्ड हो गया आपका कोई ट्रांसपोर्ट वाला काम कर लिया जाए, एंड फोर्थ वन हो गया आपका कि कोई भी आप स्मॉल बिजनेस खोल लें। कैसा स्मॉल बिजनेस अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि ये 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज आपको क्यों बताई गई है। देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा फार्म नहीं चाहिए, बहुत बड़ा खेत होगा तभी आप एक डेयरी चला पाएंगे, नहीं। आपको कोई फार्म की इतनी कोई खास जरूरत ही नहीं है। उसमें एक छोटा सा फार्म जिसमें आप एक अपने कैटल्स के रहने के लिए एक बिल्डिंग टाइप बना सके, एक शेल्टर बना सके, उतना ही काफी है। राइट, और उसके बाद में डेयरी के साथ में हम उस पोल्ट्री को भी ले सकते हैं, जहां पर आपको मतलब मुर्गियां पाली जाती है, पोल्ट्री फार्म्स देखे होंगे, उनको भी हम इसी में लेते हैं। ठीक है, तो डेयरी, इसका यूज, इसका फायदा ये है कि एक
जो स्मॉल स्केल या मार्जिनल स्केल फार्मर है वो भी अगर इन नॉन फार्म एक्टिविटीज को ले ले तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण उसे बेनिफिट हो सकता है क्योंकि वो ज्यादा कमा सकता है, अर्न ज्यादा कर सकता है एज कम्पेयर टू जितनी भी फार्म एक्टिविटीज हैं उनके। ठीक, तो उसमें मैंने पहला कह दिया कि डेयरी से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डेयरी या फिर हम पोल्ट्री दोनों में चीजों में से कुछ भी कह सकते हैं, इन दोनों से, क्योंकि मिल्क का कंजम्पशन हमारे सोसाइटी में ही ज्यादा है और उसके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं और डेली बेसिस पे आपको उसके रेट मिल सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, मिल्क या मतलब डेयरी प्रोडक्शन या फिर जो हम कह रहे हैं पोल्ट्री फार्म से प्रोडक्शन, वो हो गया। ये पहली नॉन फार्म एक्टिविटी है। ठीक, क्योंकि इसमें फार्म का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसलिए ये नॉन फार्म एक्टिविटीज कह रहे हैं। सेकेंड वन इज शॉपकीपिंग। अब एक कोई भी एरिया है वहां पर, ठीक है, फार्मर्स हैं, सब कुछ है, अगर आपके पास छोटी सी जमीन है, बहुत छोटा सा एक बिल्कुल पीस ऑफ लैंड, कि आप अपने घर के आगे भी एक छोटे से शॉप खोल के भी आप अगर उसमें हर टाइप का सामान रख लें तो उसकी कोई ना कोई सेल होगी, क्योंकि बाकी लोग जो है उनके पास तो वो शॉप नहीं है ना, वो अपना सामान लेने के लिए आपकी शॉप में आएंगे, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आपके पास में पैसा आ जाएगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपका हो गया, एंड उन लोगों को सर्विस मिल जाएगी। राइट, थर्ड थिंग इसमें आती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझे, ट्रांसपोर्ट मीनिंग हुआ जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या आप कह लें जो वो छोटा हाथी आता है उस टाइप का कुछ चलाने वाले, या इससे बड़ा हम कहते हैं कि कोई ट्रैक्टर वगैरह ले ले वो चलाने वाले, जिससे भी कोई सामान कहीं से कहीं पहुंचाने का या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वो सारा का सारा आ गया आपका ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी किया जा सकता है, मींस जो छोटा स्मॉल स्केल फार्मर है वो एक ऑटो रिक्शा या 2 ऑटो रिक्शा खरीद के वो उनपे काम कर सकता है, उससे भी उसका प्रोडक्शन होगा, डेली बेसिस पे उसे पैसा मिलेगा। फोर्थ वन इज स्मॉल बिजनेसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लघु उद्योग। तो जो ये स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ये किस चीज, अब इनका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई अपने घर में चक्की खोल ले। एक चक्की खोलने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है, एक छोटा सा रूम, एक रूम के बराबर जगह ही तो चाहिए होती है, जहां पर उसे बस एक चक्की फिट करनी होती है और उसके आने जाने लायक जगह चाहिए होती है, छोटा सा जगह चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट लोन पे दे रही होती है। राइट, तो जैसे ये चक्की का मैंने कह दिया, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब आटा चक्की, हाँ मीनिंग ये। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं इसके अलावा कह दूं तो काफी लोग क्या करते हैं, जो अचार वगैरह जितने भी पिकल्स बनते हैं ये सारे के सारे बनाते, मैंगो का हो गया या फिर हम कहते हैं किसी का भी ले लो, मैंगो हो गया, बाकी भी जितनी चीजों के बनते हैं ये पिकल्स वगैरह का कोई इंडस्ट्री, नॉर्मली आपने देखा होगा जो ट्रांसपेरेंट पैक्स में आते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस में से ही होते हैं, मतलब लघु उद्योग में से ही होते हैं। थर्ड थिंग इसके अलावा जो पापड़ वगैरह बना के बेच रहे होते हैं उसका हो गया, कैंडल्स वगैरह बना के बेच रहे होते हैं उसका हो गया, या इसके अलावा कुछ जो अगरबत्तियां, धूप, ये सारी चीजें बना के बेच रहे हैं, सारे के सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको बड़ा एरिया नहीं चाहिए और एक बहुत कम कॉस्ट पे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने जीने लायक एक अच्छा, एक रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप एक जीने के काबिल आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई नॉन फार्म एक्टिविटीज। कौन कौन सी होगी, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट इज डेयरी या पोल्ट्री, सेकेंड वन मैंने कह दिया क्या आप कोई शॉपकीपिंग कर सकते हैं, थर्ड वन इज क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ वन इज कि जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, ये चारों आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज कहलाती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। इन क्वेश्चंस को मैं एक बार के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर इसमें से कुछ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें था मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। जिसका आंसर आप पहले ही मैं इसमें बता चुकी हूँ आपको कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनका यूज हो रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। पहली चीज वो क्या है, HYV सीड्स हो गए। सेकंड चीज वो क्या है, ट्यूबवेल्स हो गए। इसके अलावा जितने केमिकल पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं या फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर बन रहे हैं, इन सब की नीड है ना, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिसिटी के स्प्रेड ने किस तरह से यूज किया जो पालमपुर के रहने वाले फार्मर्स थे। तो कैसे वो यूज किया था, उन्होंने क्या करा था, उससे इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही उनके जो ट्यूबवेल्स थे वो चलते थे, और क्योंकि ट्यूबवेल चलते थे इसलिए पानी आता था, उस पानी से वो इरिगेट करते थे अपने जो भी फार्म्स होते थे उनको, इस तरह से हेल्प करी थी। फोर्थ वन है कि जो हमारा इरिगेटेड एरिया है उसको इंक्रीज करना क्यों हम चाहते हैं। अब आप इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पर इरिगेटेड एरिया का मतलब ये नहीं है कि आप बस सिंचाई 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर तक कर दें, नहीं।
इसका मीनिंग ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस एरिया में हमारा इरिगेशन नहीं हो रहा होता है, हम उस एरिया को बिल्कुल बंजर छोड़ देते हैं, उसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि इरिगेटेड एरिया को अगर हम वहां तक पहुंचा दें, मतलब कि हम उस एरिया को जिसमें कि अभी तक क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें भी क्रॉप प्रोड्यूस कर दें, तो ऑब्वियसली फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर वो एक स्मॉल स्केल फार्मर का ही लैंड का पीस है कोई, जिसको उसने छोड़ रखा है, ये सोचिए कि यहाँ पर तक पानी नहीं पहुंचता इसलिए मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, तो उसके क्या हो जाएगा, उसके लिए भी अच्छा है। और प्लस क्योंकि वो जितना भी जहाँ एक्स्ट्रा पीस में जो भी उसका प्रोडक्शन होगा वो उसका सरप्लस हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है, उसको पैसा मिल जाएगा, गवर्नमेंट को ग्रेन मिल जाएगा, राइट। 6th क्वेश्चन था कि पालमपुर में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पालमपुर के लेबर्स की जो मिनिमम वेजेस है उनसे भी कम वेजेस उन्हें क्यों दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन जो है कि वही जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर, सेम पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं। फर्स्ट तरीका कौन सा था? HYV सीड्स का यूज। सेकंड वन क्या था? मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट। 10th है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे फार्मिंग से कैपिटल उनको मिलती है, प्लस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर, वो कैसे डिफरेंट है। देखो जितने भी मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स हैं उनके पास हमेशा एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है जिसको वो मार्केट में सेल करते हैं, उसके बदले में उनको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट पैसे का मिलता है, उसे वो अपने पास सेव कर सकते हैं या उसको वो किसी और दूसरे काम में लगा सकते हैं, जिससे कि जहां जैसे ही मैंने कह दिया नॉन फार्म एक्टिविटीज उनमें लगा के वो वहां से भी अपना अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन जो भी स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनके पास क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस होता नहीं है, इसलिए उनके पास ऐसे कोई मनी का कोई सोर्स ऑफ मनी होता ही नहीं है, राइट। अब इसके बाद 14th क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जो हमारे नॉन फार्म प्रोडक्शन है इनको बढ़ाने के लिए, एक विलेजर बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बताइए। फर्स्ट थिंग इज कि आप उनमें सबसे पहले अवेयरनेस तो आपको लानी पड़ेगी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। सेकंड थिंग इज कि गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम्स चल रही हैं इन चीजों को ऐसी नॉन फार्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए वो स्कीम्स उन लोगों तक पहुंचाए जाए, सो दैट कि वो इस ओर को उनका इंटरेस्ट आए और वो खुद नॉन फार्म एक्टिविटीज की ओर को आए, ठीक है। मेरी ओर से इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप जब इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद आपका काम ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप तुरंत मुझसे पूछेंगे, मैं वहां पर आपको व्हाट्सएप पे ही आंसर करूंगी, या इवन आप कमेंट बॉक्स में अगर इसी में लिख के यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में भी आंसर करूंगी। आप इसे पूरा देखिए, जहां पर समझ नहीं आता है आप दोबारा पूछिए, लेकिन ये जो चैप्टर है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपना नेक्स्ट वीक में लाएंगे, इस वीक हम केवल इसी चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ नाइस डे।